गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक। इस सेशन में हम डिस्कस करने जा रहे हैं राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस आरएस प्रिपरेशन 2021 के बारे में। यूपीएससी का जो एग्ज़ाम होता है, यूपीएससी में सेलेक्ट होने वाले जो लोग होते हैं उनका जो ज़्यादातर जो कैडर होता है वो फर्स्ट उनकी चॉइस होती है उनका होम स्टेट। होम स्टेट के बाद में उनकी जो सेकंड जो डिज़ायर होती है ना, वो क्या होती है, वो उनकी ज़्यादातर आपको देखने को मिलता है राजस्थान स्टेट। ठीक है, साउथ इंडिया के कुछ स्टेट्स को छोड़ दिया जाए तो सभी कैंडिडेट ज़्यादातर क्या चाहते हैं, या तो उनको अपना होम स्टेट मिले, और अगर होम स्टेट नहीं मिल रहा है तो उनको सेकंड जो चॉइस होती है ना वो होती है राजस्थान। आपने देखा भी होगा कि जो टॉपर्स टीना डाबी, अथरा मीर थे, उनका भी जो उन्होंने कैडर जो चॉइस किया वो राजस्थान स्टेट की है। राजस्थान स्टेट के जो लोग हैं वो तो यूपीएससी से भी ज़्यादा वैल्यू किसको देते हैं, वो आरएएस को जो है वो ज़्यादा वैल्यू देते हैं कि वो अपने स्टेट में रह के क्या करना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं। बाहर वाले स्टेट्स वाले भी क्या करते हैं, राजस्थान स्टेट प्रिपरेशन को बहुत ज़्यादा वैल्यू देते हैं। इस सेशन में हम यही डिस्कस करेंगे कि आरएएस की जो प्रिपरेशन है वो कैसे की जाए, एग्जाम कब होता है, स्ट्रेटजी क्या हो, राइट स्टडी मटेरियल जो है ना वो क्या होना चाहिए, इस एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है, ये सारी चीज़ें जो भी हमें एवरीथिंग अबाउट दिस एग्ज़ाम हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, सारी चीज़ें हम यहाँ पे क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं ताकि आपको ये पता चले कि जो आपको एडवाइस दी जा रही है वो सिर्फ एक एडवाइस नहीं है, वो एक एक्सपीरियंस्ड एडवाइस और गाइडेंस है। मैं हूँ प्रियांश और मैंने अपना यूपीएससी इंटरव्यू अपने फर्स्ट टाइम में दिया था। आगे कुछ आप अगर इस एग्जाम के बारे में जानना चाहते हो तो आप यहाँ पे क्या करें कि यहाँ पे व्हाट्सएप या टेलीग्राम करके यूपीएससी या फिर आरपीएससी के बारे में कुछ भी जो है आपकी इंक्वायरीज है उनके बारे में आप जान सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस सेशन में हम क्या डिस्कस करेंगे। सबसे पहले वैकेंसी कब आएगी और एग्ज़ाम कब होगा, ताकि हमें ये पता चले क्या मेरे पास में सफिशिएंट टाइम तो है इस एग्ज़ाम को प्रिपेयर करने के लिए। एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, ठीक है, उसके बाद में देखेंगे कि एग्ज़ाम पैटर्न जो वो क्या है, इस एग्ज़ाम का सिलेबस क्या है, स्टडी मटेरियल मोस्ट रिलेवेंट एंड सफिशिएंट। देखो स्टडी मटेरियल जो है ना वो सबसे बड़ी परेशानी बन जाता है। ठीक है, आप कहीं से भी एडवाइस लेना चाहोगे तो काफ़ी सारी एडवाइस जो है बहुत आसानी से मिल जाती है और काफ़ी सारा स्टडी मटेरियल जो है ना वो आपको मिल जाता है। ठीक है, आप किसी भी टॉपिक का नाम बोलो, उसके ऊपर कोई भी आपको क्या करेगा, कोई भी वेल नोन बुक है ना वो आपको बता दी जाती है, लेकिन हम ये भूल जाते हैं क्या वो रिलेवेंट है या फिर वो सफिशिएंट है। ठीक है, लिमिटेड है या नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि आपको एक छोटा सा टॉपिक पढ़ने के लिए जो है ना 2 या 3 बुक सजेस्ट कर दी जाती है, बाद में पता चलता है किसी एक बुक से या फिर कुछ नोट्स बना के भी जो है ये बुक्स पढ़े बिना भी मेरा काम हो सकता था। तो वहाँ रिलेवेंसी देखी जाती है और देखा जाता है कि सफिशिएंट है या नहीं है, एक्स्ट्रा सफिशिएंट तो नहीं है ना ये। ठीक है, इसके बाद में देखेंगे स्ट्रेटजी टू क्रैक इन लिमिटेड टाइम विथ लिमिटेड सोर्स, कि हमें लिमिटेड टाइम में जो है ना इस एग्जाम को कैसे क्रैक करें विथ लिमिटेड सोर्स। अगर रिलेवेंट हमारे पास में स्टडी मटेरियल जो होगा, जो रिलेवेंट होगा, सफिशिएंट होगा, तो डेफिनेटली वो क्या होना चाहिए, हमारे पास में लिमिटेड जो है ना रिसोर्स होने चाहिए। अगर लिमिटेड रिसोर्स होते हैं तो डेफिनेटली हमें क्या लगने वाला है, लिमिटेड टाइम लगने वाला है, एक्स्ट्रा टाइम हमें खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ती। बहुत बार होता है कि हम एग्जाम में बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे पढ़ लेते हैं और फिर बाद में हम एक्सपीरियंस करते हैं एग्जाम के बाद में कि यार इन चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं थी मेरे को, रियली ये बहुत छोटा सा क्वेश्चन यहाँ से आया और यहाँ से बहुत छोटे क्वेश्चन आते हैं तो इसको ज़रूरत ही नहीं थी। ठीक है, जैसे 3-4 सालों में आपने देखा होगा कि मॉडर्न हिस्ट्री जो है ना वहाँ से क्वेश्चन क्या होते हैं, वहाँ से ज़्यादा होते हैं, और इसके बजाय एंशिएंट हिस्ट्री या फिर जो मिडिवल हिस्ट्री है वहाँ से जो है ना कम होते हैं। ठीक है, यहाँ से कितने क्वेश्चन होते हैं, यहाँ से यूपीएससी में 4 से 5 क्वेश्चन होते हैं, और जबकि यहाँ से कितने क्वेश्चन होते हैं, 8 से लेकर 10 क्वेश्चन। अब जो एस्पिरेंट्स है वो क्या करते हैं, सिर्फ मॉडर्न हिस्ट्री पर ही ज़्यादा फोकस करते हैं क्योंकि उनको यहाँ पर 8 से 10 क्वेश्चन मिलने वाले हैं। ठीक है, तो ऐसे ही काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जो हम बाद में एक्सपीरियंस करते हैं, वो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे कि लिमिटेड रिसोर्स के साथ में हमें कैसे जो है डील करनी है और लिमिटेड टाइम में हम कैसे इसको क्या करें, क्रैक करें। सबसे पहले देखते हैं कि आरएस का जो एग्ज़ाम होने वाला है वो कब होने वाला है। ठीक है, अभी कोरोना का जो प्रकोप चल ही रहा है तो अभी रिसेंटली जो है ना वो कोई चांस नहीं है। ठीक है, एग्ज़ाम जो नोटिफिकेशन आने वाला है वो मे भी क्या हो कि अगस्त में जो है ना वो इस एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन आए। ठीक है, नोटिफिकेशन आने के बाद में आपको जो है 2-3 मंथ्स दिए जाते हैं प्रिपरेशन के लिए। तो जो मोस्टली जो चांसेस बन रहे हैं ना वो बन रहे हैं अभी नवंबर से लेके और दिसंबर के बीच में क्या हो आपका प्रीलिम्स का एग्ज़ाम हो, कि इस टाइम पे क्या हो आपका जो है ना प्रीलिम्स का एग्ज़ाम होने के जो है ना वो चांसेज हैं। नोटिफिकेशन क्या हो सकता है कि या तो जो है जुलाई एंड में जो है ना आ सकता है, या फिर क्या होगा आपका अगस्त में जो है ना वो नोटिफिकेशन आ सकता है, और इतने दिन बाद में इसके बाद में नवंबर और दिसंबर में क्या होगा आपका प्रीलिम्स का जो है ना एग्ज़ाम होगा। तो ये जो है ना टाइम है, इसका मतलब यहाँ पे सफिशिएंट टाइम है। कि एक वेल सफिशिएंट टाइम जो हमें चाहिए होता है वो यहाँ पे, और ये इतना ही टाइम है कि हमें यहाँ पे अपनी जो 100% एनर्जी है वो यहाँ पे दे सकते हैं। कई बार होता है कि एग्जाम से पहले अगर मान लो 1 ईयर का टाइम हो तो हम हमारी जो है उतनी एफिशिएंसी के साथ में एनर्जी लगा नहीं पाते। अगर मान लो हमें पता चलेगा यार 4 महीने एग्जाम में है तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हम हमारी ज़्यादा जो है ना एनर्जी लगा सकते हैं, क्योंकि 4 महीने बाद में हम क्या सोचते हैं कि फिर फ्री हो जाएंगे, या हमारा एफर्ट जो है ना वो सारा हमें इसी टाइम पर डाल देना चाहिए। अब डिस्कस करते हैं एग्जाम का पैटर्न क्या है। ठीक है,
सभी स्टेट पीसीएस या फिर यूपीएससी की तरह यहाँ पे भी क्या होता है, सबसे पहले एक प्रीलिम्स का एग्जाम होता है, उसके बाद में मेंस होता है और उसके बाद में आपका क्या होता है, इंटरव्यू होता है। ठीक है, प्रीलिम्स का जो यहाँ पे थोड़ा सा पैटर्न अलग है। यहाँ पे एक ही जो है वो पेपर होता है आपका जनरल स्टडी का। ठीक है, यूपीएससी में 2 पेपर होते हैं, यूपी पीसीएस में भी 2 पेपर होते हैं, राजस्थान स्टेट में जो है वो आपको एक ही पेपर देखने को मिलता है आरएएस में। ये पेपर जो होता है वो 200 मार्क्स का होता है और नंबर ऑफ क्वेश्चन जो होते हैं वो कितने होते हैं, 150 आपके सामने क्वेश्चन होंगे, 200 यहाँ पे क्या होंगे, मार्क्स होंगे। ओके, जब आप क्वालिफाई कर लेते हो तो मेंस में आ जाते हो। मेंस में आपको देखने को मिलते हैं 3 जनरल स्टडी के पेपर देखने को मिलते हैं। ठीक है, यूपीएससी में यहाँ पे 4 होते हैं। ठीक है, और राजस्थान स्टेट पीसीएस जो आरएएस है उसमें आरएएस में आपको 3 ही यहाँ पे पेपर देखने को मिलते हैं जनरल स्टडी के। एक जो 4th पेपर जो आपका होता है वो होता है लैंग्वेज वाला। ये लैंग्वेज वाला पेपर भी जो है ना वो क्वालिफाई नहीं होके और क्या होते हैं, चारों पेपर जो है ना यहाँ पे स्कोरिंग होते हैं। ठीक है, यूपीएससी में लैंग्वेज पेपर जो होता है वो क्वालिफाई होता है, यहाँ पे क्वालिफाई नहीं है, ये भी जो है पूरा स्कोरिंग है। 200 जो है मार्क्स के सारे पेपर होते हैं। ठीक है, एक पेपर जो होता है ना आपका वो 200 मार्क्स का होता है, इसका मतलब 800 मार्क्स का आपका क्या होने वाला है, यहाँ पे मेंस का एग्जाम होने वाला है। पेपर पैटर्न जो है ना वो कैसा होता है, यहाँ पे 3 टाइप के जो है ना क्वेश्चन होते हैं। यूपीएससी में 2 टाइप्स होते हैं, यहाँ पे 3 टाइप्स का आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। फर्स्ट यहाँ पे 20 वर्ड्स में वो क्वेश्चन जिनको आपको आंसर करना है सिर्फ 20 वर्ड में, इनके जो मार्क्स होते हैं वो होते हैं 2 मार्क्स। ठीक है, इसके बाद में होते हैं 50 वर्ड्स वाले। ठीक है, इसके कितने मार्क्स होते हैं, 50। कौन से पेपर में कितने क्वेश्चन है ना 20 वर्ड्स वाले होते हैं, ये हम आगे पेपर पैटर्न में देखेंगे। ओके, और जो थर्ड टाइप जो होता है ना वो होता है 100 वर्ड्स वाले। ठीक है, इनके जो मार्क्स होते हैं वो होते हैं 10 मार्क्स। ठीक है, तो इस तरह के 3 टाइप के यहाँ पे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। यहाँ पे जब आपने ये देखा पेपर पैटर्न तो आपको एक चीज़ पता चली होगी कि ये दो क्वेश्चन 2 टाइप हैं, 20 वर्ड्स और 50 वर्ड। यहाँ पे आपको है ना आंसर राइटिंग स्किल की कहीं ज़रूरत नहीं पड़ती। यहाँ पे जितना आपके पास में नॉलेज है, फैक्ट्स हैं, डेटा है, उतने अगर आप डाल देते हो तो यहाँ पे राइटिंग स्किल्स की कहीं ज़रूरत नहीं पड़ती। राइटिंग स्किल की जरूरत पड़ती है जब आपको क्या हो 250 वर्ड्स लिखने हो यूपीएससी में। ठीक है, वहाँ पे राइटिंग स्किल्स चाहिए होती है। यहाँ पे सिर्फ आपको फैक्ट टू फैक्ट डालने होते हैं। किस तरह से, जैसे मान लो कि यहाँ पे छोटा सा एक क्वेश्चन पूछा जाता है, वो पूछा जाता है मान लो ताजमहल। ठीक है, ये एक क्वेश्चन है और उसके आगे इन्होंने लिख दिया 20 वर्ड। अब आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो, ठीक है, ये लिख सकते हो, ठीक है, कि ये कहाँ पे है, ओके, किसने बनाया है और कब बनाया गया था, यही डाल सकते हो। तो यहाँ पे सिर्फ आपको क्या चाहिए, फैक्ट और नॉलेज चाहिए, यहाँ पे राइटिंग स्किल कहीं जरूरत नहीं पड़ती। ओके, फिर होता है इंटरव्यू, और इंटरव्यू कितने मार्क्स का होता है, 100 मार्क्स का होता है। यानी कि मेंस वाला पेपर है उसका बहुत ज़्यादा रोल है। ठीक है, और मार्क्स इंटरव्यू के मार्क्स भी कितने 100 मार्क्स है, जिसमें कुछ क्वालिफाई मार्क्स भी रखे गए कि इतने मार्क्स जो है ना वो तो आपको दे दिए जाएंगे। ओके, अब देखते हैं प्रीलिम्स एग्जाम। देखो पूरा आपको जो है यहाँ पे सिलेबस नहीं बता रहा हूँ मैं, कुछ टॉपिक्स बता रहा हूँ। पूरा सिलेबस के लिए आपको क्या करना है, जो मैंने अभी आपको टेलीग्राम या व्हाट्सअप नंबर बताया वहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, मैसेज करके और पूरा सिलेबस जो है वहाँ से जो है ले सकते हो। प्रीलिम्स एग्जाम में देखो कौन कौन से टॉपिक हैं। सबसे पहले यहाँ पे करंट अफेयर, उसके बाद मैथ एंड रीजनिंग है, पॉलिटी है, हिस्ट्री है, जियोग्राफी है, साइंस है, इकोनॉमिक्स है। सब्जेक्ट काफ़ी सारे वेस्ट जो है ना सब्जेक्ट हैं, काफ़ी सारे जो हैं सब्जेक्ट यहाँ पे वेरियस सब्जेक्ट शामिल करे गए, लेकिन सभी सब्जेक्ट्स के आगे जो है ना क्या दिया गया है, यहाँ पे जो है टॉपिक मेंशन करे गए हैं। ठीक है, कि कौन से सब्जेक्ट से कौन कौन से टॉपिक्स जो है ना उनके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा ये ईजियर हो जाता है कि पॉलिटी जो है ना सिर्फ पॉलिटी लिख के नहीं छोड़ा, बल्कि पॉलिटी के कौन कौन से टॉपिक्स से क्वेश्चन पूछेंगे वो भी यहाँ पे बताया गया है, ताकि हमें क्या करना है कि सिर्फ सिलेबस टू सिलेबस यहाँ पे हमें चलना होता है। हिस्ट्री है, इसी तरह से हिस्ट्री में भी बताया गया है कि कौन कौन से वो टॉपिक्स हैं जहाँ से हमें क्या करना है, क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तो वो टॉपिक यहाँ पे मेंशन करे गए हैं। इसके लिए आप क्या करें, सिलेबस देखने के लिए क्या करें, आप आरपीएससी की जो है साइट पे जाके सिलेबस जो है ना वो डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर क्या कर सकते हैं व्हाट्सएप या टेलीग्राम कर सकते हैं। साथ में आरपीएससी की साइट से आप क्या कर सकते हो, जो प्रीवियस ईयर्स के पेपर हैं वो भी देख सकते हो। ओके, ये प्री का सिलेबस हुआ। अब देखते हैं मेन्स का सिलेबस। मेंस का सिलेबस है, ठीक है, उसमें जो है आपके 4 पेपर होने वाले हैं। ये आपका फर्स्ट पेपर है। फर्स्ट पेपर में देखो हर पेपर जो है ना वो 3 यूनिट्स में डिवाइडेड है। ठीक है, 3 यूनिट में डिवाइडेड है। फर्स्ट जो यूनिट है उसमें दी गई है आपकी हिस्ट्री। हिस्ट्री में भी कौन सी हिस्ट्री है, राजस्थान हिस्ट्री है, इंडिया हिस्ट्री है और वर्ल्ड हिस्ट्री है। पहले जो है ना हम पेपर का सिलेबस देखेंगे, उसके बाद में हम देखेंगे कि इन टॉपिक्स को कवर करने के लिए हमें कौन कौन से जो बुक्स की ज़रूरत है, या फिर कौन से नोट्स की ज़रूरत है, या फिर स्टडी मटेरियल जो है ना वो क्या होना चाहिए, ये भी हम डिस्कस करेंगे। सो हिस्ट्री में यहाँ पे क्या राजस्थान हिस्ट्री है, इंडिया हिस्ट्री है और क्या वर्ल्ड हिस्ट्री है। वर्ल्ड हिस्ट्री बहुत लिमिटेड है, सिर्फ 4 ही टॉपिक जो है ना वो यहाँ पे मेंशन करे गए हैं। ठीक है, उन्हीं को हमें कवर करना होता है, तो वर्ल्ड हिस्ट्री नए के बराबर है। इसके बाद में इकोनॉमिक्स है, जिसमें राजस्थान की इकोनॉमी पूछी जाएगी, इंडिया की इकोनॉमी पूछी जाएगी और वर्ल्ड इकोनॉमी। ये सिर्फ क्या है, करंट अफेयर इफेक्टेड है, तो वर्ल्ड जो है ना इकोनॉमी और हिस्ट्री वो नए के बराबर है यहाँ पे।
थर्ड यूनिट है यहाँ पे सोशियोलॉजी, मैनेजमेंट, ऑडिटिंग। अब यहाँ पे जब आपने देखा होगा तो आपको लगा होगा कि यार काफ़ी सारे सब्जेक्ट इन्होंने डाल रखे हैं पेपर 1 में ही। एक यहाँ पे जो है सोशियोलॉजी हो गया, उसके बाद में दूसरा मैनेजमेंट हो गया, तीसरा ऑडिट एंड अकाउंटिंग हो गया। लेकिन अभी मैंने कहा कि जो सब्जेक्ट हैं यहाँ पे, ठीक है, वो क्या है, वो वेरियस हैं, ठीक है, कि बहुत सारे सब्जेक्ट इन्होंने शामिल करें। लेकिन इन सब्जेक्ट में भी कि इन्होंने क्या किया है कि कुछ टॉपिक्स हैं, ठीक है, उन टॉपिक्स को ही इन्होंने जो है ना वो अपने सिलेबस में डाला है। इसका मतलब सोशियोलॉजी है, वो भी जो है कुछ टॉपिक यहाँ पे मेंशन कर दिए गए हैं। बहुत छोटी सी यहाँ पे सोशियोलॉजी डाली गई है। आपको यूपीएससी ऑप्शनल की तरह यहाँ पे सोशियोलॉजी नहीं पढ़नी होती है। मैनेजमेंट के भी जो है ना कुछ फिक्स टॉपिक है, उन्हीं टॉपिक्स को आपको पढ़ना है। ऑडिट एंड अकाउंटिंग को भी क्या करना है, कुछ फिक्स टॉपिक है, उन्हीं को पढ़ना है। इसीलिए अभी मैंने थोड़ी देर पहले कहा था कि लिमिटेड जो है रिसोर्स की यहाँ पे जरूरत है, बहुत सारे बुक्स की यहाँ पे बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि छोटे छोटे यहाँ पे जो है ना वो टॉपिक डाले गए हैं जिनको हम आसानी से क्या कर सकते हैं, लिमिटेड सोर्स के साथ में कवर कर सकते हैं। जनरल स्टडी पेपर 2 की बात करते हैं। यूनिट फर्स्ट में यहाँ पे एथिक्स है। अब यहाँ पे एथिक्स वो वाला नहीं है जो यूपीएससी के पेपर 4 में जो है ना वो नहीं है। यहाँ पे बहुत छोटा सा यहाँ पे एथिक्स डाला गया है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, इसके बाद में ज्योग्राफी है, जो राजस्थान ज्योग्राफी है और इंडिया की ज्योग्राफी है। ये हुआ पेपर 2 का जो है ना सिलेबस। इसके बाद में देखते हैं पेपर 3। पेपर 3 में यहाँ पे पॉलिटी है, ठीक है, इसके बाद में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है। और यूनिट जो 3 है उसमें छोटे छोटे से कुछ टॉपिक्स हैं जिनमें स्पोर्ट्स एंड योगा है, लॉ है और बिहेवियर है। ये कुछ टॉपिक जो है ना वो यहाँ पे मेंशन करे गए। इसके बाद में आते हैं पेपर 4 में। पेपर 4 में यहाँ पे जो है ना यूनिट फर्स्ट में यहाँ पे क्या हिंदी है और जो है कितने मार्क्स की है, 120 मार्क्स की है। इसके बाद में यूनिट 2 में जो है ना वो यहाँ पे मेंशन किया गया इंग्लिश, जो कितने मार्क्स की है, 80 मार्क्स की है, ठीक है। ये पेपर कितने मार्क्स का है, 200 मार्क्स का। अब यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि जो 3 पेपर थे उनमें कई सारे सब्जेक्ट हैं, लेकिन पेपर जो 4th है उनमें सिर्फ 2 ही सब्जेक्ट हैं, हिंदी और इंग्लिश, और उसके मार्क्स भी कितने, 200 मार्क्स हैं। तो मेन्स में ये है ना स्कोर करने के लिए ये वाला सब्जेक्ट जो है ना वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये हुआ पेपर पैटर्न, ठीक है। अब हम देखते हैं कि हमें रिसोर्स जो है ना वो क्या चाहिए, स्टडी मटेरियल जो है ना वो हमें क्या पढ़ना है। ओके, तो सबसे पहले पेपर फर्स्ट में आते हैं, ठीक है। पेपर फर्स्ट में आपको क्या करना है, यहाँ पे हिस्ट्री मेंशन किया गया है, ठीक है। हिस्ट्री के लिए आपको राजस्थान हिस्ट्री के लिए पढ़नी है, एक ही बुक है, वो वेल सफिशिएंट है, जो है जैन एंड माली। ये आप बुक पढ़ लोगे तो ये सफिशिएंट है। इसके बाद में इंडियन हिस्ट्री, उसके लिए आपको क्या करना है, स्पेक्ट्रम पढ़ना है। स्पेक्ट्रम में आपको क्या देखने को मिलता है, मॉडर्न हिस्ट्री देखने को मिलती है, यहीं से ज़्यादा क्वेश्चन होते हैं, इसलिए स्पेक्ट्रम जो है ना वो सफिशिएंट है। और बाकी की जो आपकी एंशिएंट और जो मिडाइवल हिस्ट्री है वो आपकी एनसीईआरटी से कवर हो जाएगी। तो 6 to 12 तक का एनसीईआरटी जो है ज़्यादातर हम पढ़ते ही हैं, तो वहाँ से ये कवर हो जाएगा, कोई और एक्स्ट्रा बुक की आपको कहीं ज़रूरत नहीं है। वर्ल्ड हिस्ट्री की बात करते हैं, तो मैंने कहा कि यहाँ पे सिर्फ जो है ना 4 टॉपिक हैं, ठीक है, जिसमें पुनर्जागरण, प्रबोधन और विश्व युद्धों के प्रभाव, ठीक है, औद्योगिक क्रांति, ये 3-4 टॉपिक हैं जो आपको एनसीईआरटी में मिल जाएंगे और आपको राजस्थान बोर्ड की जो 11th की बुक है, ठीक है, उसमें मिल जाएंगे। तो यहाँ से जो है ना आपको ये मिल जाएंगे। राजस्थान बोर्ड की जो 11th की बुक है उसमें भी आपको पूरे चैप्टर नहीं पढ़ने, सिर्फ ये वाला सेक्शन पढ़ना है, जो ये 4 टॉपिक जो मेंशन करे गए उनको पढ़ना है। यूनिट 2 में आते हैं जिसमें इकोनॉमिक्स है। राजस्थान के इकोनॉमिक्स के लिए आपको करना है पनोरमा पढ़नी है। ये पनोरमा जो एक मैगजीन आती है जो एग्जाम से थोड़े दिन पहले आती है, जिसमें इकोनॉमिक्स से रिलेटेड सारी चीज़ें डाली हुई होती है एक जगह, ओके। और राजस्थान इकोनॉमिक्स आपको सर्वे पढ़ना है, राजस्थान का इकोनॉमी सर्वे वो पढ़ना है। इंडियन इकोनॉमी सर्वे आपको पढ़ने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। इंडिया इकोनॉमी के लिए क्या करें, कोई बुक पढ़ने की जरूरत नहीं। यहाँ पे कुछ नोट्स हैं वो यहाँ पे वेल सफिशिएंट है, ठीक है। और इसके बाद में आप क्या करें, करंट अफेयर पढ़ लें, तो करंट अफेयर से भी आपका क्या हो जाएगा, सारा काम हो जाएगा। वर्ल्ड इकोनॉमी पढ़ने की कहीं जरूरत नहीं होती, यहाँ से क्या जरूरत है, सिर्फ जो है करंट अफेयर अगर आप पढ़ लेंगे तो वर्ल्ड इकोनॉमी जो है ना वो आपकी कवर हो जाएगी। इसके बाद में सोशियोलॉजी, मैनेजमेंट, ऑडिटिंग। अभी मैंने कहा सब्जेक्ट वेरियस है, लेकिन इन सब्जेक्ट में भी क्या है कि पूरा का पूरा सब्जेक्ट नहीं होकर क्या कर दिया गया, यहाँ पे कुछ टॉपिक जो है ना वो मेंशन कर दिए गए हैं कि सोशियोलॉजी के जो है ना ये कुछ टॉपिक्स हैं जिनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इन टॉपिक्स को क्या है कि आप स्प्रिंग बोर्ड कोचिंग के जो नोट्स हैं वो आप परचेज करके और यहाँ से आराम से कवर कर सकते हैं। कोई बुक की इन सब्जेक्ट को आपको पढ़ने के लिए कहीं पर भी जरूरत नहीं होती है, ठीक है। अगर आपको स्टडी मटेरियल नहीं मिलता है तो आप क्या करें, स्टडी मटेरियल के यहाँ पे व्हाट्सअप करके और ये स्टडी मटेरियल जो है ना वो आप प्रोवाइड कर सकते हैं। PDF जो है ना वो यहाँ पे नहीं होगा, ये स्टडी मटेरियल आपको होम डिलीवर करवा दिया जाएगा अगर किसी बच्चे को नीड है तो, ओके। जनरल स्टडी के पेपर 2 में आते हैं। यूनिट फर्स्ट में यहाँ पे एथिक्स है, ठीक है। एथिक्स के लिए भी हमें यूपीएससी वाली कोई बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है, बल्कि यहाँ पे पुष्पा मैम सारस्वत जो है, पुष्पा सारस्वत मैम है, उनके नोट्स है ना वेल सफिशिएंट है। इसके बाद में साइंस एंड टेक्नोलॉजी नोट्स जो हैं वो पढ़ने हैं। 9th and 10th की बुक पढ़नी है, इसमें NCERT पढ़नी है और साथ में राजस्थान बोर्ड वाली किताब भी आपको पढ़नी है। इसके बाद में भी अगर आपको लगे कि यार मेरे को कुछ और पढ़ना है, अगर कोई एडवांस पढ़ना ही चाहे तो फिर क्या कर सकता है, स्पेक्ट्रम जो है ना वो पढ़ सकता है, नहीं तो फिर यहाँ से भी जो है ना लगभग आपका कवर हो ही जाएगा।
ओके फिर आते हैं ज्योग्राफी पे। राजस्थान ज्योग्राफी के लिए काफ़ी सारी बुक्स अवेलेबल हैं, लेकिन आपको जो है ना कवर हो जाएगा आपका सिर्फ विजय सियाग सर के जो नोट्स हैं यहीं से कवर हो जाएगा सारा का सारा ज्योग्राफी। ठीक है, एक भी क्वेश्चन है ना, मतलब इनके बारे में ऐसे कहा जा सकता है कि एक भी क्वेश्चन है ना मुश्किल से बाहर जाता है, एक भी क्वेश्चन। ठीक है, इंडिया ज्योग्राफी के लिए बहुत सारी बुक्स हैं, लेकिन आपको सिर्फ लक्षिता मैम के नोट्स पढ़ने हैं। इन लक्षिता मैम के नोट्स से जो है ना वो क्या होगा, आपकी पूरी की पूरी जो है इंडियन ज्योग्राफी यहाँ पे कवर हो जाएगी। जिस तरह के क्वेश्चन आते हैं ना उस पेपर पैटर्न को लेके ये लोग क्या करते हैं, अपने नोट्स पढ़ाते हैं, और क्लास में जो है क्लास नोट्स भी उनके इसी तरीके के होते हैं। ओके, पेपर थर्ड पे आते हैं। पेपर थर्ड में पॉलिटी। ठीक है, फर्स्ट यूनिट में पॉलिटी जो है ना आपके किसी नोट्स से कवर नहीं होगी, उसके लिए आपको बुक पढ़नी पड़ेगी लक्ष्मीकांत। ठीक है, इंग्लिश मीडियम जो भी है वो यहाँ पे लक्ष्मीकांत पढ़ें। अब तक मैंने कहा था कि बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है और नोट्स पढ़ें, अब मैं यहाँ पे पॉलिटी के लिए कह रहा हूँ कि कोई नोट्स पढ़ने की जरूरत नहीं है यहाँ पे, अब आपको बुक पढ़ने की जरूरत है जो है लक्ष्मीकांत। ठीक है, हिंदी मीडियम के पास में अगर परीक्षा वाणी है तो वो बहुत सफिशियंट बुक है, वो लोग क्या कर सकते हैं, हिंदी मीडियम परीक्षा वाणी को भी प्रेफर कर सकते हैं अगर उनके पास में ऑलरेडी है तो। सेकंड यूनिट आती है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, उसमें जो है आपको क्या पढ़ना है, अंकित शुक्ला सर के जो है नोट्स पढ़ने। यहाँ पे आप ऐसे नहीं देखेंगे जो आपका ऑप्शनल पॉलिटी है वो यहाँ पे शामिल है, बल्कि इसमें कुछ छोटे छोटे से टॉपिक्स हैं वो यहाँ पे भी दिए गए हैं। अंकित शुक्ला सर के नोट्स के साथ में आपको क्या पढ़ना है, यहाँ पे राजस्थान बोर्ड की जो 11th एंड 12th की जो बुक है, ठीक है, वो आपको यहाँ पे क्या करनी है, पढ़नी है। उससे भी जो है काफ़ी सारे क्वेश्चन जो है डायरेक्टली होते हैं। ओके, यहाँ पे आपको ये भी देखने को मिलेगा कि क्वेश्चन किस टाइप के पूछे जा सकते हैं। थर्ड यूनिट है यहाँ पे स्पोर्ट्स एंड योगा लो बिहेवियर। स्पोर्ट्स देखो कोई नई चीज़ नहीं है यहाँ पे। ठीक है, खेलकूद के क्वेश्चन जो है ना वो करंट अफेयर में पूछे जाते ही हैं। ठीक है, तो यहाँ पे खेलकूद से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी के बारे में क्वेश्चन होंगे, बस राजस्थान पे थोड़ा सा ज़्यादा फोकस कर दिया जाएगा। तो इनके लिए भी क्या होंगे, नोट्स जो है ना वेल सफिशियंट होंगे। लो, ये भी जो है यहाँ पे कुछ ना 6-7 टॉपिक जो है ना वो लो के मेंशन करे गए, वो हमें पढ़ना है। ओके, इसके बाद में बिहेवियर। इन सारी चीज़ों के लिए भी क्या करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ नोट्स जो है ना वो पढ़ने हैं। ठीक है, और आपको कोई बुक की जो है यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। स्प्रिंग बोर्ड जो इंस्टीट्यूट है वहाँ की नोट्स जो है ना वेल सफिशियंट है, अगर आप वो देखते हो तो वहाँ से काफ़ी कुछ कवर हो जाता है आपका। पेपर 4 में आते हैं, यूनिट फर्स्ट में यहाँ पे हिंदी है। हिंदी के लिए आपको क्या करना है, राजस्थान के लोग सोहनदान जो चारण हैं, ठीक है, उनकी बुक आती है, ठीक है, राजस्थान बोर्ड की, वो आप पढ़ सकते हो हिंदी के लिए। और साथ में आपको राघव प्रकाश की जो हिंदी की बुक आती है, ये बुक है। ठीक है, यहाँ पे क्या करना है, आपको बुक पढ़ना है। नोट्स जो है ना वो यहाँ पे सफिशिएंट नहीं होंगे किसी भी तरीके के, यहाँ पे आपको बुक्स पढ़नी है। हिंदी कितने मार्क्स की है, 120 मार्क्स की हिंदी है। ये पेपर आपका 200 मार्क्स का होगा और ये मेरिट डिसाइडिंग पेपर होता है। बाकी के पेपर आपको पास करवाने के काम आते हैं, और ये इस पेपर में आप जितना हार्डवर्क करते हो वो आप डिसाइड करता है आपकी मेरिट, क्योंकि बहुत छोटा सा सिलेबस है और 200 मार्क्स हैं। सभी पेपर जो है ना वो 200 मार्क्स के ही थे, लेकिन बाकी के पेपर में क्या होता है कि वेरियस सब्जेक्ट आपको देखने को मिलते हैं। यहाँ पे क्या है, सिर्फ एक आपके पास में हिंदी और दूसरा आपके पास में यहाँ पे क्या है, इंग्लिश। तो छोटा सा सिलेबस है, स्कोर ज़्यादा किया जा सकता है। यूनिट 2 में यहाँ पे क्या है, इंग्लिश है। ठीक है, इंग्लिश के लिए जो है ना बीके रस्तोगी की जो बुक है वो आप पढ़ लीजिए, ये सफिशियंट है। और ये क्या है कि स्टेट पीसीएस के अकॉर्डिंग ही है, राजस्थान का जो स्टेट पीसीएस है आरएस के अकॉर्डिंग है ना ये बुक है ना, ये है ना प्रेफर की गई है, तो उसके लिए आप ये बुक्स पढ़ लें तो यहाँ से जो है आपका कंप्लीट हो जाएगा। ओके, अब थोड़ा सा सेक्शन जो बच जाता है वो बच जाता है करंट अफेयर का। करंट अफेयर के लिए आपको क्या करना है, मंथली न्यूज़पेपर तो देखो आपको क्या करना है, डेली जो है ना वो पढ़ना ही है, ताकि आप क्या करो, न्यूज़ से फेमिलियर रह सको। मैगजीन भी आपको पढ़नी है, या तो आप क्या करें, दृष्टि पढ़ लीजिए, या फिर दृष्टि, अगर विजन आपको सही लगता है तो विजन पढ़ लो, या फिर क्या करो, दृष्टि पढ़ लो। ये मंथली मैगजीन जो है ना वो आपको क्या करना है, हमेशा परचेज ही करना है। जिन लोगों को मंथली मैगजीन की आवश्यकता होती है वो भी क्या करें, व्हाट्सअप करें। ओके, वो उनको मंथली मैगजीन प्रोवाइड करवा दी जाएगी। ये हुआ इंडिया के लिए। राजस्थान के लिए आपको क्या करना है, राजस्थान के लिए आपको पढ़नी है मूमल। ठीक है, ये राजस्थान की करंट अफेयर्स की मैगजीन आती है, और इसके बाद में दूसरी जो है ना वो है राजस्थान क्रोनोलॉजी। ये दोनों मैगजीन या दोनों में से जो है ना, अगर दोनों नहीं पढ़ना चाहते तो मूमल जो है ना आप पढ़ लीजिए, यहाँ से कवर हो जाएगा। दोनों पढ़ सको तो आप दोनों ये मैगजीन्स पढ़ लो, यहाँ से राजस्थान का पूरा करंट अफेयर जो है ना वो कवर हो जाएगा। अब आते हैं मैथ एंड रीजनिंग के ऊपर। मैथ्स जो है ना वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा वाइड नहीं है। ठीक है, 7-8 टॉपिक जो है ना वो यहाँ पे मैथ्स के जो है ना दिए गए हैं, जहाँ से भी अच्छी तरह से कवर हो सके वहाँ से इनको पढ़ लेना। नहीं पढ़ना क्या है मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा। अब तक मैं ये बता रहा था क्या पढ़ना है। कई सारे लोग जो है ना आपको मैथ्स के लिए एडवाइस करते हैं आर.एस. अग्रवाल। ये आर.एस. अग्रवाल जो है ना वो बिल्कुल भी मत पढ़ना आप यहाँ पे। ठीक है, वो आपके किसी भी काम की नहीं है, बहुत वाइड बुक है। ये बुक जो है ना वो एसएससी या बैंकिंग के लिए है। ठीक है, आप लोगों के लिए बिल्कुल भी नहीं है, आपको ये समझ में ही नहीं आएगी।
ओके अगर किसी का ऑलरेडी मैथ्स स्ट्रॉन्ग है तो उसको तो वैसे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसकी मैथ्स फिर कवर हो जाएगी अगर स्ट्रॉन्ग है तो। अगर किसी का वीक है तो उसको तो वैसे समझ में नहीं आएगी, तो उसको तो वैसे भी ज़रूरत नहीं है। तो मैथ्स में दोनों को ही ज़रूरत नहीं है, जिसकी अच्छी मैथ्स है उसको भी ज़रूरत नहीं RS अग्रवाल की, जिसकी वीक है उसको भी ज़रूरत नहीं है। क्या पढ़े, 9th एंड 10th का जो है ना वो बुक पढ़ लें, और ये 7-8 टॉपिक देख के जिस किसी बुक से कवर होते हैं उसी को पढ़ लें, लेकिन RS अग्रवाल को ना बिल्कुल भी फॉलो नहीं करें, ठीक है। ये किसी काम की नहीं है आपके, ये आपको कन्फ्यूज कर देगी और ज़्यादा हार्ड लगेगा। रीजनिंग जो है ना काफ़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, क्योंकि मैथ एंड रीजनिंग के जो क्वेश्चन आने वाले हैं ना वो आपके लगभग जो है ना 22 से लेके जो है ना 25 तक क्वेश्चन होंगे। और एक तरह से जिसका मैथ एंड रीजनिंग अच्छा है उसका तो यही डिसाइडेड हो जाता है कि प्री उसका यहीं से क्लियर हो जाता है एक तरह से, क्योंकि करंट अफेयर जो है ना यहाँ से भी कितने क्वेश्चन आने वाले हैं, यहाँ से भी लगभग जो है ना आपके 25 क्वेश्चन जो है ना यहाँ से होने वाले हैं और 20-22 क्वेश्चन यहाँ से होने वाले हैं। तो अगर किसी का ये वाला पोर्शन भी स्ट्रॉन्ग हो जाता है तो उसके कितने क्वेश्चन ठीक होने के चांस हैं, 35 अगर क्वेश्चन यहाँ से ठीक हो जाते हैं तो वो बहुत ईजियर में क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। क्योंकि पास होने के लिए जो नंबर ऑफ क्वेश्चन हमें ठीक करने वो सिर्फ 70 क्वेश्चन है ना वो ठीक करने हैं। तो 2 सब्जेक्ट आपके 35 क्वेश्चन बना देते हैं, तो फिर आगे वाले 35 क्वेश्चन बनाना बहुत आसान हो जाता है। रीजनिंग के लिए क्या करें, कोई भी जो भी बेस्ट बुक जो है आपके वहाँ पे कहीं पे भी अवेलेबल होती है, तो कोई भी जो है रीजनिंग की जो भी बेस्ट बुक आपको लगती है वहाँ से क्या करें, आप रीजनिंग की बुक लेके प्रैक्टिस करें। तो ये हमने देखा स्टडी मटेरियल, ठीक है, कि स्टडी मटेरियल जो है ना वो हमारे पास में क्या होना चाहिए। अब हम देखते हैं थोड़ी सी स्ट्रेटजी के बारे में कि हमारी जो है ना स्ट्रेटजी जो है ना वो क्या होनी चाहिए। ओके, सबसे पहले देखते हैं प्रीलिम्स एग्जाम को लेकर कि प्रीलिम्स एग्जाम जो है ना उसको लेके हमारी यहाँ पे स्ट्रेटजी जो है ना वो क्या होनी चाहिए। ठीक है, ये प्रीलिम्स का एग्जाम है आपका, ठीक है। ये सारा सिलेबस है जिसमें क्या दिया गया है, करंट अफेयर्स जो है ना वो यहाँ पे दिए गए हैं, ठीक है। और यहाँ पे मैथ्स, रीजनिंग, पॉलिटी, ये सारा जो है मैंने मेंशन किया है करंट अफेयर। इसको जिस सीक्वेंस में मैंने यहाँ पे लगाया है ये क्या है, उसी सीक्वेंस में क्या है, इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है, करंट अफेयर। अब देखो यहाँ पे जो है क्वेश्चंस जो होंगे ना वो कितने होंगे, 150 क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। मार्क्स कितने होंगे, 200 मार्क्स होंगे। यहाँ पे 7 सब्जेक्ट में अगर डिवाइडेड करें इन 150 को, ठीक है, तो ईच सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन हो सकते हैं, लगभग जो है ना यहाँ पे 22 से लेके जो है 25 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। ईच सब्जेक्ट से अगर मैं डिवाइड करूँ तो लगभग कितने क्वेश्चन होंगे, यहाँ पे 22 क्वेश्चन होंगे। तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस किसी भी सब्जेक्ट से जो है ना कितने होने के चांसेज रहते हैं यहाँ पे 15 से लेके और 25, यानी किसी सब्जेक्ट से कम कितने क्वेश्चन होंगे, 15, मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, 25। ये एक जो है ना रफली रेशो है। इस रेशो में क्या होते हैं, क्वेश्चन होते हैं। इन 4 सब्जेक्ट से ऊपर वालों से जो है ना सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस होते हैं। अगर आपने यहीं पे अगर देखा तो यहाँ से जो क्वेश्चंस होते हैं ना वो होते हैं 75%, ठीक है। बाकी के 25% जो होते हैं ना वो इस सेक्शन से होते हैं। ऊपर वाले सेक्शन से कितने होते हैं, 75% होता है, नीचे वाले सेक्शन से कितने 25 होते हैं। अगर हम इसी पे ज़्यादा फोकस कर लें तो हमारा प्रीलिम्स क्या होता है, यहीं से पास होना हो सकता है आराम से। अब देखते हैं प्रीलिम्स के लिए थोड़ी सी स्ट्रेटजी और 150 यहाँ पे क्वेश्चंस होंगे, ठीक है, 200 मार्क्स होंगे। जो कट ऑफ जाता है वो कितना जाता है, वो लगभग जाता है जो 80 से जो है 90, अब तक का जो कट ऑफ जाता है ना वो इसी रेंज में होता है, ठीक है। मान लो अगर किसी टाइम आपका बैड लक हुआ तो वो 95 चला जाएगा, लेकिन इसी रेंज में जो है ना वो कट ऑफ रहता है। गर्ल्स का जो कट ऑफ रहता है वो कितना रहता है, 60 to 70, ठीक है। यानी कि हम इसको ज़्यादा बढ़ा के 70 जो है ना 80 मान सकते हैं कि कितना रहता है, 70 to 80 हम इसको कर सकते हैं कि गर्ल्स का जो कट ऑफ हाईएस्ट भी अगर रह जाएगा तो वो 70 to 80 जो है ना वो यहाँ पे कट ऑफ रह जाएगा। अब इसको करने के लिए, ठीक है, यानी कि अगर 80 अगर मैं मान के चलता हूँ या 90 अगर मान के चलता हूँ बॉयज़ का, कि बॉयज़ का कट ऑफ जो जाने वाला है 90 जाने वाला है, तो ये कितना परसेंट हुआ, यहाँ से देखने को मिलता है कि ये कितना हुआ, ओनली 45%। क्वेश्चन हमारे पास में कितने हैं, 150 है, ठीक है। तो इसका मतलब इस 150 में से हमें कितने क्वेश्चन करने हैं, अगर हम 70 क्वेश्चन ठीक कर देते हैं तो हम आराम से क्या करेंगे, इस रेशियो को क्रॉस कर जाएंगे। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें केयरफुली हमें यहाँ पे क्या करना है कि वो सेक्शन है ना चूज कर लेने जो हमारे स्ट्रॉन्ग है। इसमें से जो इस सेक्शन में जो हमारे स्ट्रॉन्ग हैं उनको हमें और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर लेना है, ताकि हम क्या करें, आराम से जो है ना इस 150 में से वो चूज कर सके कि 70 क्वेश्चन हमें राइट जो है ना वो कहाँ से करने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर सकते हो आप, एक किसी भी सब्जेक्ट को आप ना स्किप कर सकते हो प्रीलिम्स में आराम से, कि अगर जो आपका वीक है, जैसे किसी का मैथ एंड रीजनिंग जो वीक है तो आप इसको जो है थोड़ा सा कवर करो, ज़्यादा इस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। क्योंकि अगर यहाँ से वाले 25 क्वेश्चन अगर आप निकाल भी दोगे, ये 25 क्वेश्चन आपने मैथ रीजनिंग के निकाल दिए, तो भी स्टिल आपके पास में कितने क्वेश्चन होंगे, आपके पास में होंगे 125 क्वेश्चन जो है ना वो आपके पास में होंगे। अब इन 125 क्वेश्चन में आपको कितना करना है, सिर्फ 70 क्वेश्चन जो है ना वो आपको राइट करने हैं। तो इनमें से आप वो सेक्शन चूज कर लो जहाँ पे आप स्ट्रॉन्ग हो, अगर मैथ एंड रीजनिंग में वीक हो तो। अगर आपका स्ट्रॉन्ग मैथ एंड रीजनिंग है
तो फिर आप करंट अफेयर, पॉलिटी और हिस्ट्री को अगर आप थोड़ा सा और देख लेते हो तो फिर जो है ना आपको बेनिफिट मिल जाएगा। तो ये जो है ना प्रीलिम्स को आसानी से पास करने की स्ट्रेटजी है कि आप प्री को कैसे करें, आसानी से पास करें। अगर आपको कोई सब्जेक्ट नहीं आ रहा है तो आप उसको बिल्कुल ध्यान न देके और उन सेक्शंस को आप चॉइस कर लो यहाँ से, जहाँ से आप क्या करो कि इन 125 क्वेश्चंस में से 70 क्वेश्चन करो। देखो अगर आपका एक सब्जेक्ट क्या है वीक है तो आप दूसरे को बहुत ज़्यादा अच्छा कर लो जो आपका स्ट्रॉन्ग है, लेकिन ऐसा नहीं कि आप सभी को जो है ना एवरेज कर रहे हो, तो फिर काम नहीं चलेगा। कुछ सब्जेक्ट आपको इसमें से बहुत स्ट्रॉन्ग करने होंगे, कुछ को एवरेज के साथ में डील करना है। तो ये हुआ प्री के लिए कि आपको प्री के लिए जो है ना ये स्ट्रेटजी काम में लेनी है, ये बहुत हेल्पफुल आपके लिए रहने वाली है। ओके, थोड़ा सा कि स्टार्ट कैसे करना है ये सारी चीज़ें देख लेते हैं। स्टार्ट फ्रॉम ओल्ड एनसीईआरटी। ओल्ड एनसीईआरटी से आप क्या करें, पढ़ना शुरू करें और इसके अलावा राजस्थान बोर्ड की किताबों से आप पढ़ना शुरू करें, ताकि ये बुक्स बहुत ईजी हैं, आपको फेमिलियर जो है ना वो थोड़ा सा फील होगा यहाँ से। सेकंड, आपको डू करंट अफेयर डेली। करंट अफेयर को आपको डेली पढ़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर्स का, ठीक है। और परचेज मंथली मैगजीन। मंथली मैगजीन आपको परचेज करनी है जिससे आप है ना एग्जाम के टाइम पे क्या कर सको, रिवाइज कर सको, ठीक है। फोकस ऑन मैथ एंड रीजनिंग। जिसका मैथ एंड रीजनिंग स्ट्रॉन्ग है वो इस पर ज़्यादा फोकस करे और इसके साथ में क्या करे, करंट अफेयर, मॉडर्न हिस्ट्री और पॉलिटी को मिक्स कर दे, तो प्री आराम से यहाँ पे क्या हो जाएगा, कवर हो जाएगा। जिसका वीक है वो क्या करे, यहाँ पे वो सिर्फ रीजनिंग के ऊपर फोकस कर ले। अगर मैथ वीक है तो रीजनिंग के ऊपर फोकस कर ले, बाकी किसी और सब्जेक्ट को वो चूज़ कर ले जहाँ से वो क्वेश्चन जो है ना अटेम्प्ट कर सकते हैं। चूज यूर स्ट्रॉन्ग सेक्शन फॉर प्रीलिम्स, ठीक है। स्ट्रॉन्ग सेक्शन को आप चूज कर लो और उसी को बार बार जो क्या करो, रिवाइज करो। ये हुआ प्रीलिम्स के लिए। मेंस के लिए हमें क्या करना है, प्रैक्टिस टू मोर एंड 20 वर्ड्स। अब देखो 20 वर्ड्स वाले पे हमें क्या करना है, ज़्यादा फोकस करना है। क्यों करना है, क्योंकि हम देखो 20 वर्ड में क्या होता है कि लिमिटेड आपको 2 लाइन लिखनी है। अब क्वेश्चन जब कई बार ऐसे पूछा जाता है तो हमारे पास में ना बहुत सारी लाइंस होती है, बहुत सारा मैटर होता है, उनमें से हमें चूज करना है यार इस इतने सारे मैटर में से मेरे को 2 लाइन कौन सी लिखनी है ताकि मेरा आंसर क्या हो, इफेक्टिव हो, ठीक है। तो ये हमें करना है, इसलिए 20 वर्ड्स वाले में ज़्यादा फोकस करना है। यहाँ से मार्किंग बहुत आसानी से होती है कि अगर आपने ठीक लिख दिया तो पूरे 2 के 2 नंबर मिलते हैं, क्योंकि इसमें राइटिंग स्किल की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो इसको ज़्यादा फोकस करना है। फॉर मेंस फोकस मोर एट पेपर 4, ठीक है। पेपर 4 के बारे में मैंने बता दिया। पेपर 4 में क्या है, यहाँ पे 2 ही चीज़ें, एक यहाँ पे हिंदी, दूसरा यहाँ पे इंग्लिश, ठीक है। और कितने मार्क्स के हैं यहाँ पे, 200 जो है ना वो मार्क्स यहाँ पे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ना ये मेरिट डिसाइडर पेपर है। ट्राई टू कवर ऑल टॉपिक, सभी टॉपिक जो है ना वो हमें कवर करने की कोशिश करनी है मेंस में। ऐसा नहीं कि आप स्किप करो, ठीक है। सिलेबस के किसी भी टॉपिक को स्किप नहीं करना है, क्योंकि सभी के सभी जो टॉपिक हैं उन सभी से क्या होंगे, आपके पास में जो है ना क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो अगर हमारे पास में एक बार भी मैंने उसको पढ़ रखा है तो हम वहाँ पे क्या कर सकें, थोड़ा बहुत आंसर जो है ना वो अपना लिख पाएंगे। तो ये स्ट्रेटेजी जो है ना वो हमें बहुत काम आएगी, ठीक है। विश यू वेरी गुड लक, ठीक है। अप्रिशिएट अस बाय लाइक एंड कमेंट एंड शेयर, ठीक है। अगर आपको अच्छा लगा तो हमें अप्रिशिएट जरूर से करें, लाइक्स, कमेंट और शेयर जरूर से करें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।